Hello students, now we are going to start a new chapter in accountancy and the name of this chapter is Dissolution of a Partnership Firm. Students, in this chapter we will study the different aspects which are concerned with closure of a partnership firm. Students, ये जो नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जो कि लास्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में सीबीएसई के सिलेबस क्लास 12th में. Students, before starting this chapter we have to understand the basic difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये आवश्यक है कि हम ये समझ लें कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है. सो स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership means termination of the old partnership agreement and reconstruction of the firm due to admission, retirement and death of a partner. Dissolution of partnership may or may not result into closing down of the business, as the remaining partners may agree to carry on the business under a new agreement. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बन रहा है और पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फिर से मॉडिफाई हो रही हैं और नया एग्रीमेंट लागू हो रहा है. तो पार्टनरशिप का जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया और नई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नया अनुबंध, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया एग्रीमेंट पार्टनरशिप में लागू हुआ है, उस जिससे पार्टनर से साइन किया है और उसे वो फॉलो करेंगे. तो ये केस होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. स्टूडेंट्स, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड. इट मीन्स इन द केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, the business activities of the firm come to an end. On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amount the accounts of partners are settled. Thus, in the case of dissolution of partnership, the firm may continue, that is, it does not mean the dissolution of firm. But in case of dissolution of the firm, the partnership is automatically dissolved. तो स्टूडेंट्स, ये बात स्पष्ट है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पुराना एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, उसमें नई टर्म्स और कंडीशंस लागू हो जाएंगी और नई टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक बिजनेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेंगी. पार्टनर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई रिटायर हो सकता है, कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर सकता है या फिर उनका रेशियो चेंज हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का. और ये सारे केसेस कौन से होंगे? ये केसेस होंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस. जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म हमेशा के लिए बंद हो रही है और एग्रीमेंट भी हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह कोई नया एग्रीमेंट नहीं आ रहा है. और इस केस में सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ बंद हो रही हैं पार्टनर्स की, जो कि फर्म से संबंधित है. फर्म क्लोज हो रही है और पार्टनर्स फर्म में से अपना कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं और एसेट्स होल्ड आउट करके लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहे हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है इस चैप्टर में जो हमने स्टार्टिंग में समझा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में. आगे की वीडियोस में हम नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि इस चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से संबंधित होंगे. हेलो स्टूडेंट्स, now we have understood that dissolution of partnership means any change in the existing partnership deed and agreement. It means in case of dissolution of partnership, we include some new terms and conditions or we eliminate some existing terms and conditions in partnership agreement and partnership deed. But the business activities of the firm may continue as it is. But in case of dissolution of partnership firm, all the activities of the business
of the partnership firm are closed down. It means dissolution of partnership firm is a case of termination of partnership firm. तो स्टूडेंट्स, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि हम कोई चेंजेस कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड में और एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, या फिर कोई नई शर्तें जोड़ रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ रहे हैं, या पुरानी शर्तें कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज़ पुरानी तरह से चलती रह सकती हैं। पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में। जबकि इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्म की क्लोज हो जाती हैं, अकाउंट सारे क्लोज हो जाते हैं, लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है और पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं, और इस तरह से सारी फर्म की एक्टिविटीज़ एक तरह से बंद हो जाती हैं और फर्म हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द केसेस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो जो भी हमारी एग्रीमेंट है वो इन केसेस में चेंज हो जाता है, या फिर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया एग्रीमेंट लागू होता है। सो फॉलोइंग केसेस आर इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो पार्टनर्स जो मौजूदा हैं वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इस केस में डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, ना कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें भी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, ना कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोई पार्टनर फर्म से बाहर किया जाता है बाकी पार्टनर्स की सहमति के मुताबिक या किसी विशेष परिस्थिति में, तो भी कोई चेंज होगा पार्टनरशिप डीड में और फर्म कंटिन्यू करती रहेगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जाहिर सी बात है कि डेथ ऑफ ए पार्टनर में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका होगा, और ये भी केस होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, ना कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट केस है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अगर पार्टनर कोई दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो इस केस में भी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं, नई टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर सकते हैं, और ये भी एक केस होगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। सेवेंथ केस है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर कोई पार्टनरशिप किसी सर्टेन पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए करी गई है और वो टाइम पीरियड खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप डीड भी खत्म हो जाएगी और वो एग्रीमेंट भी खत्म हो जाएगा, और पार्टनर्स नया एग्रीमेंट कर सकते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ पहले की तरह से जारी रह सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं डिफरेंसेस को हम एक बार फिर से क्लैरिफाई करेंगे एक टेबल के रूप में। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and dissolution of firm, we have some basis of distinction and both the cases also. So the first point of difference is meaning. Dissolution of partnership, it refers to a change in the existing agreement between the partners. The firm continues its business, whereas in case of dissolution of firm, it refers to closure of the firm. तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, पुराना वाला नया फर्म का एग्रीमेंट आ रहा है, लेकिन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के केस में फर्म ही बंद हो रही है। सेकंड डिफरेंस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेयर एज इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, यानी कि बिजनेस क्लोज हो गया और अकाउंट्स भी क्लोज हो गए और कोई नया एग्रीमेंट नहीं आ रहा है इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज दो इन ए चेंज फॉर्म। इट मीन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप आर चेंज इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो नया एग्रीमेंट लागू होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन चेंज तो हो जाती हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं पार्टनर्स के बीच में वो कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन थोड़े बदले हुए रूप में।
जबकि इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म ऑल दीज रिलेशंस आर एंडेड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाती है इस केस में और एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाती है. सो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स comes to an end. Fourth point of difference is closure of books of accounts. So in case of dissolution of partnership, books of accounts need not to be closed, whereas in case of dissolution of partnership firm, it is compulsory to close down all the books of accounts. तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में बुक्स कंटिन्यू करती हैं, वो चलती रहती हैं चेंजेस के साथ में, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बुक्स हमेशा के लिए क्लोज हो जाती हैं और सबका पेमेंट्स करने के बाद, सबके अकाउंट सेटल करने के बाद वो अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं फर्म्स के और बुक्स भी आउट ऑफ यूज़ हो जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सो स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड, यानी कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी दोबारा से कीमत लगाई जाती है, रिवैल्यूएशन करा जाता है और कोई गेन और लॉस होता है रिवैल्यूएशन में तो वो डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में. इस चैप्टर से पहले के जो चैप्टर्स थे वो सारे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के थे, ना कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के. सो स्टूडेंट्स, in case of dissolution of partnership firm, assets are sold and liabilities are paid off and balance if any, और कोई पहले पैसे बचता है कोई liabilities का पेमेंट करने के बाद, is distributed among the partners. And next point is effect. Dissolution of partnership does not necessarily means the dissolution of firm. तो dissolution of partnership का ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये निकले कि फर्म बंद हो गई है, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली मीन्स द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो, जबकि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है और फर्म भी बंद हो चुकी है. सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज कोर्ट्स इंटरवेंशन, यानी कि कोर्ट का दखल, अदालत का हस्तक्षेप. सो इन केस ऑफ dissolution of partnership, there is no intervention by the court since the partnership is dissolved by mutual consent. तो पहले केस में पार्टनर्स खुद ही डिसाइड कर रहे हैं अपनी सहमति से, आपसी विचार विमर्श से कि उनको कोई चेंजेस करने चाहिए अपने एग्रीमेंट में, तो इसमें कोई कोर्ट का दखल नहीं हो रहा है. जबकि इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ए फर्म can be dissolved either without the intervention of the court or by order of the court. तो ये दोनों केसेस से हो सकता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो भी खुद ही डिसाइड करके, विचार विमर्श करके फर्म को क्लोज कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस with proper classification of point of differences between these two types of conditions. Hello students, as you know that we are reading the chapter dissolution of a partnership firm, and I have sent different important topics to you, and I hope that you have noted down all the topics and you have read them very carefully. And now we will discuss a topic of this chapter, accounting procedure on dissolution of firm. So students, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और जो मैंने आपको टॉपिक्स इस चैप्टर में सेंड किए थे, भेजे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिए होंगे और सही ढंग से उसको पढ़ लिया होगा. और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, जिसका संबंध बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से है इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म. सो नाउ गो थ्रू द टॉपिक. In order to close the books of the firm on dissolution of the following accounts opened in the order given below.
First account is relation account, second partners loan accounts if any, third partners capital accounts, fourth is cash और बैंक अकाउंट. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होनी है और बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बंद होनी है, उसके लिए हमें इस चैप्टर में 4 अकाउंट्स बनाने होते हैं जनरली, और ये अकाउंट्स 1 by 1 ओपन होते हैं और स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 क्लोज कर दिए जाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा के लिए क्लोज हो जाती हैं. तो पहले हम बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, जिसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे. जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होंगी वो ट्रांसफ़र करेंगे और वो एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे जिनके बदले में कैश रियलाइज़ हो सकती है. सेकंड अकाउंट होगा हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट, जिसकी ज़रूरत अगर क्वेश्चन में है या केस में है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. थर्ड इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम वैसे भी बनाते हैं, जनरली बनाते हैं, वो हम बनाएंगे. और थर्ड हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे वो क्लोज होगा. तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे. जो भी कैश होगी वो पेमेंट कर दी जाएगी पार्टनर्स को, कैपिटल का रिफंड हो जाएगा, या उनसे कोई रिसीव करनी है तो वो उनसे रिसीव कर ली जाएगी. और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो हमने बनाया है वो दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली माना जाएगा. Now we will discuss relation account. Students, in case of dissolution of a partnership firm, we have to sell all the assets or we have to dispose out all the assets or liabilities with the help of a special account which is created in this case, and this account is relation account. So students, a relation account is opened for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors. Relation account is a nominal account. It is prepared temporarily, and the object of such an account is to find out the profit or loss on the relation of assets and payments of liabilities. Entries in relation accounts are made step by step in the following manner. सबसे पहले आप देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रिलेशन अकाउंट, जो एक नॉमिनल अकाउंट है, जो कि डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के केस में ही बनाया जाता है. इसमें हम पहले देखेंगे इसका डेबिट साइड. सो द डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट इज with first item is all assets are to be transferred to the debit side, which can be converted into cash. So we have to mention to all assets account excluding cash, bank balance, fictitious assets, debit balance of profit and loss account, debit balance of partners capital account, current account, loan to partner account. इन सारे अकाउंट को छोड़कर हम सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर देंगे. सेकेंड आइटम इज़ इन द क्रेडिट साइड, जब हम सारे लायबिलिटीज़ जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे. सो वी हैव टू मेंशन बाय ऑल लायबिलिटीज़ एक्सक्लूडिंग, किस किस की छोड़ देंगे हम, किस चीज़ को छोड़ेंगे हम, एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, करेंट अकाउंट्स का बैलेंस, लोन फ्रॉम पार्टनर्स. इन अकाउंट्स को छोड़कर हम सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे. नाउ सी द डेबिट साइड अगेन. टू बैंक और कैश, अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज़. अगर हमने कोई एक्सपेंस पे किया है या कोई लायबिलिटी पे करी है तो उसके लिए हम टू बैंक या टू कैश लिखेंगे डेबिट साइड में. फिर लिखा है टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़. वैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड हो, टू कैश या टू बैंक ही लिखना है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर लेता है तो उसका नाम लिखेंगे. तो टू बैंक और कैश एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन. नेक्स्ट आइटम इज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय ए पार्टनर और एनी एक्सपेंस पेड बाय हिम और रिम्यूनरेशन कमीशन पेबल टू हिम.
तो कोई पार्टनर लायबिलिटीज़ ले रहा है या वो कोई एक्सपेंस पे कर रहा है या उसको कोई कमीशन मिल रहा है किसी वर्क के लिए या रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो वो भी डेबिट साइड में शो करेंगे और ये अमाउंट चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के उस पार्टनर के क्रेडिट साइड में। नाउ सी द क्रेडिट साइड अगेन बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट एटसेट्रा। तो हमने कोई प्रोविजन बनाया जो कि किसी एसेट के अगेंस्ट में है, वो एसेट ट्रांसफ़र होगी डेबिट साइड में और उसका रिजर्व ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड में रिलेशन के। इसके बाद एसेट्स सोल्ड आउट हो जाएंगी और उनके पैसे मिलेंगे या कोई उस एसेट को पार्टनर ले लेगा। सो नेक्स्ट आइटम इज बैंक और कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिलेशन ऑफ एसेट। नेक्स्ट आइटम इज बैंक और कैश अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि रिकॉर्डेड एसेट बिकी है या अनरिकॉर्डेड बिकी है। अगर पैसे आए हैं प्रॉपर्टी बेचने से तो वो क्रेडिट साइड में शो करेंगे रिलेशन के और वही पैसा कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट आइटम इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह हमें तब करना है जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेता है। तो एसेट टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का कंपेरिजन करेंगे और क्रेडिट साइड का टोटल होने पर प्रॉफिट ऑन रिलेशन आएगा, जबकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने पर हमें पता है कि लॉस आएगा, यानी कि लॉस ऑन रिलेशन आएगा। प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में रिलेशन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो शो होगा क्रेडिट साइड में। नाउ सी द डेबिट साइड, द लास्ट आइटम ऑफ दिस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रिलेशन इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड मीन्स एग्जिस्टिंग रेशियो, जो कि अब हमेशा के लिए वो पुराना ही होने वाला है इस केस में। और अगर लॉस होता है तो बांटेंगे रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिलेशन। यही रिलेशन का लॉस जो है वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस journal entries which are required in case of dissolution of a partnership firm. स्टूडेंट्स, जो हमें ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म के केस में, उनमें जो हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे 1 by 1 वो इस तरह से होंगी। जो जर्नल एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे उन अकाउंट्स में, वो इस तरह से लिखी जाएंगी या रिकॉर्ड करी जाएंगी। सो द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर क्लोजिंग transferring assets except cash and bank accumulated losses, deferred revenue expenditure like advertisement, suspense account etc. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है वो सारी एसेट जिनके बदले में हमें कैश मिल सकती है, जो एसेट में जो है कन्वर्ट हो सकती है कैश में, उनको हम रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे सबसे पहले। और कौन सी एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं करेंगे? कैश को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कैश और बैंक जो है अपने कैश अकाउंट में पहुंच जाती है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहाँ जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये वहाँ चले जाएंगे और बाकी एसेट्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसके लिए जनरल एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। नेशन इज asset transfer to relation account at book value. Second journal entry is for transferring liabilities, external liabilities and assets related to reserve and provisions. So students, इसके बाद हमें जो सारी liabilities ट्रांसफ़र करनी है रिलेशन अकाउंट में जिनका संबंध एक्सटर्नल ओब्लिगेशन से है, यानी कि जो हमें आउटसाइडर को पे करनी है, या वो सारे रिजर्व्स हम ट्रांसफ़र कर देंगे जिनके अगेंस्ट में कोई एसेट गिवन है। तो इसके लिए एक जनरल एंट्री बनेगी जो कि रिकॉर्ड की जाएगी रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट DR, क्रेडिटर्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट DR, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट DR, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट।
और इसकी नेशन होगी बीइंग सन्ड्री एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स अगेंस्ट एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, यानी कि जो प्रोविजंस या रिजर्व हैं वो किसी एसेट के अगेंस्ट में है तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बार फिर से इस एंट्री को देखते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज क्रेडिटर्स अकाउंट DR, बिल्स पेबल अकाउंट DR, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट DR, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट। तो हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और इन एंट्रीज को अलग अलग भी कर सकते हैं। और नीचे के जो रिजर्व और प्रोविजन गिवन है उसके लिए देखिए, इफ़ दीज एसेट्स आर गिवन इन बैलेंस शीट, तो अगर ये रिजर्व अगर बैलेंस शीट के साथ गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट के साथ हैं, तभी इनको ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे। थर्ड जनरल एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी पुरानी जनरल एंट्री है जो कि हम कभी भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस होता है, यानी कि चेंज इन पार्टनरशिप होता है, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पुरानी एंट्री है जो कि इस चैप्टर में भी आ रही है, जो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। So the third entry is concerned with for transferring general reserve and accumulated profits to partners capital account. So the entry is general reserve account DR, reserve fund account DR, contingency reserve account DR, profit and loss account, जो क्रेडिट बैलेंस गिवन है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, उसको ट्रांसफ़र करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, अगर इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं है तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, जितनी लायबिलिटी है उतनी अमाउंट छोड़कर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पूरी एंट्री बन जाती है। फिर से देखें, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, रिजर्व फंड अकाउंट DR, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन होगी being undistributed profits and reserve transfer to capital accounts। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें जो कि नोट में गिवन है, जनरल एंट्री विल बी रिवर्स फॉर एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है एसेट साइड में, तो उसको रिवर्स एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे और एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम देखेंगे फोर्थ एंट्री विच इज़ कंसर्न विद सेल ऑफ एसेट्स। सो द फोर्थ एंट्री इज फॉर रिलेशन ऑफ एसेट्स, सेल कलेक्शन ऑफ एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, जब एसेट्स होल्ड आउट हो जाएगी तो या तो कैश मिलेगी या चेक मिलेगा, और ये कोई एसेट पार्टनर ले लेगा तो उसको पार्टनर को डेबिट करेंगे। तो एसेट्स होल्ड करने से कैश मिल रही तो कैश अकाउंट DR, चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट DR, और वो एसेट कोई पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट होगा। सो द एंट्री इज फॉर सेल ऑफ एसेट और कलेक्शन और रिलेशन ऑफ एसेट्स इज कैश अकाउंट DR और बैंक अकाउंट DR और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट। एंड द नरेशन विल बी बीइंग कैश रियलाइज्ड कलेक्टेड फ्रॉम एसेट्स रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो चाहे रिकॉर्डेड एसेट बिके तब भी ये एंट्री करनी है, और अनरिकॉर्डेड एसेट जो कि बैलेंस शीट में गिवन नहीं थी, हमारी बुक्स में नहीं थी पहले, उसको रिकॉर्ड करें तब भी वही एंट्री होगी। और अगर पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री इज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आउटसाइड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वेदर रिकॉर्डेड इन बुक्स और नॉट, whether recorded in books, balance sheet or unrecorded or liability taken by partner। तो स्टूडेंट्स, ये 5 नंबर की जो एंट्री है, जनरल एंट्री है, उसका संबंध है किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के पेमेंट करने से या किसी एक्सपेंस के पे करने से, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, या उस लायबिलिटी को पार्टनर ने ले लिया हो।
तो फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस आउटसाइड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वेदर रिकॉर्डेड इन बुक्स, बैलेंस शीट और अनरिकॉर्डेड और लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर. So the entry for this purpose will be relation account DR to cash account or bank account or partner's capital account if if liability has been taken by a partner. तो अगर कैश रिलायंस होगी तो टू कैश अकाउंट, चेक मिला है तो टू बैंक अकाउंट और पार्टनर ने लायबिलिटी ले ली है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. And the nation will be being recorded or unrecorded expenses, external liability paid in cash by the firm or by the partner. तो जैसा भी केस होगा उसी हिसाब से हम नेशन मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट एंट्री फॉर क्लोजिंग रिलेशन अकाउंट. इट मीन्स वी आर गोइंग टू ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. तो स्टूडेंट्स, रिलेशन अकाउंट क्लोज करने के लिए हमें जो एंट्री करनी होगी वो जनरली एंट्री होगी लॉस डिवाइड करने की, और बहुत रेयर केसेस में हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे. सो द फर्स्ट एंट्री फॉर रिलेशन अकाउंट, इफ देयर इज सम प्रॉफिट इन रिलेशन अकाउंट, सो द जनरल एंट्री इज ए, रिलेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिलेशन ट्रांसफर्ड. तो अगर हम रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये एंट्री करेंगे रिलेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेशन होगी बीइंग प्रॉफिट ऑन रिलेशन ट्रांसफर्ड. अगर रिलेशन अकाउंट में लॉस आ रहा है तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी फॉर लॉस ऑन रिलेशन. सो द एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर्ड. तो दोनों में से कोई एक ही केस होगा, जनरली बी केस ही होगा ज़्यादा क्वेश्चन में, लेकिन आपको दोनों एंट्रीज पता होनी चाहिए. रिलेशन अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको क्लोज करेंगे, और इसकी एंट्री क्या होगी. सो द एंट्री इज नंबर 7 फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इफ एनी, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो. सो द जनरल एंट्री फॉर दिस पर्पज विल बी पार्टनर्स लोन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. अगर हमने कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और उसको चेक दिया है लोअर पार्टनर को तो बैंक अकाउंट मेंशन करेंगे, और नेशन बनेगी पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट. एंड द लास्ट एंट्री विल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो द एंट्री इज नंबर 8 which has been divided into two parts or two types, A or B. So the next entry for settlement closing partners capital accounts. तो हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर रहे हैं. पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लोज करने के बाद, और इसकी एंट्री क्या हो रही है, हम पार्टनर को अगर पेमेंट कर रहे हैं उसके बैलेंस का, अगर बचा हुआ है फर्म में उसका पैसा तो उसको वापस कर रहे हैं. सो द फर्स्ट एंट्री इज फॉर मेकिंग पेमेंट टू पार्टनर. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, जितने पार्टनर हैं उन सबको डेबिट कर देंगे जिनको पैसा मिल रहा है. सपोज एज कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू कैश और बैंक. जो भी हमने क्वेश्चन में अकाउंट बनाया होगा जनरली हम कैश अकाउंट ही बनाएंगे. सो फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पेमेंट टू पार्टनर्स द जनरल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश और बैंक, एंड द नेशन विल बी क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड टू पार्टनर. दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर से हमें फर्म को पैसे रिसीव करने हो, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है. तो इस केस में हम एंट्री करेंगे व्हेन ए पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश और क्लियर ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ हिज हर अकाउंट. तो कोई पार्टनर को पैसे लाने हैं, कैश लानी है अपने डेबिट बैलेंस को क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो देयर विल बी टू केसेस फॉर पेमेंट टू पार्टनर और फॉर रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द पार्टनर. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द important journal entries which should be recorded in the relation account or partners loan account or partners capital account or in cash account in case of dissolution of partnership firm. So read them carefully and learn these entries very properly. Thanks.